हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट इसे कवर कर चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो जो है आई बटन पे क्लिक कर लें या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए रहेंगे, वहाँ पे क्लिक करके पहले 2 वीडियोस देख लीजिए। और जो हमारा इनिशिएटिव है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एसएससी सीजीएल, ईपीएफओ एग्जाम एंड सिमिलर एग्जाम जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, राइट। तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का जो फ़ायदा है ऑलरेडी यू नो, इससे वोकैब आपकी बढ़िया हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इमेंसली, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड लिस्ट 201। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिलेज। तो हमारा जो पहला वर्ड है आज का, दैट इज आवर फर्स्ट वर्ड इज हेंचमैन। अच्छा, पहले बता दूं, ये जो है ऊपर आप देख लो, ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। ओके, तो दिस इज फ्रॉम नीतू मैम्स बुक, दिस इज पैरामाउंट। स्पेशली दिस बुक हैज बीन डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी सीजीएल। तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरीवन। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप एसएससी की बुक है तो एसएससी को ही फायदा करेगी। सो गो थ्रू दिस, वॉच करो, इसको देखो। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको पेन पेपर लेके नोट डाउन करते रहो उनको। अगर यू फाइंड दैट देयर आर वर्ड्स व्हिच यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल एंड रिमेंबर, देन फ्लैश कार्ड्स बना लो, पेपर का टुकड़ा लो ए4 का, उसको 4 भागों में, स्पेशली 6, यू कैन टीयर इट इनटू 6 पार्ट्स। एंड आफ्टर दैट सामने क्या करोगे, उस फ्लैश कार्ड पे जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा उसके फ्रंट पे क्या लिखो, वर्ड लिखो, और उसके बैक पे मीनिंग लिखो। इस तरह से आप जो भी डिफिकल्ट वर्ड बन रहे हैं उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो। फिर इसको स्टैक कर लो, एक कोई बॉक्स बना लो या रबर बैंड के अलग अलग बना लो, लेटर वाइज, अल्फाबेट वाइज। देन यू कैन यूज इट टू प्रैक्टिस। एंड व्हेन you have like made a list of 100 words or 200 words, then you need to implement or use those words in your daily speaking. जब तक आप बात नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे वर्ड्स को, they are not going to be in your memory। होगा क्या कि यूजली यू विल बी नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बट वेन एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, what will happen that you will not be able to recollect those words into your memory। तो इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। उन वर्ड्स को आप यूज करो, उनको बात करो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, या कभी 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 अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस करने का ना मिले इंग्लिश बोलने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप खुद से सेल्फ इंडल्ज करो बात करने में। अपने माइंड में थिंकिंग जो होती है उसको क्या करो, आप इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में, ठीक है। सोचना शुरू करो इंग्लिश में। और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, कुछ भी कर रहे हो तो उसको क्या करो, ट्राई टू समराइज दैट इन इंग्लिश। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड हेल्प और इफ यू नीड टू फाइंड पार्टनर्स फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ओके, स्पीक इंग्लिश विद पंकज। You can join that and there you can find practice partners whom with whom you can practice। okay, तो let us start। आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड था हमारा कौन सा है, दिस इज हेंचमैन। तो हेंचमैन क्या होता है, जनरली हम जब भी कोई पावरफुल इंसान होता है ना, कि जैसे हो गया ना मूवीज में, मूवीज से रिकॉल करो इसको, कि जब भी कोई विलेन होता है या कोई हीरो होता है तो उसके चमचे होते हैं, राइट, चमचे। सो दीज आर पीपल हु काइंड ऑफ सर्व देयर मास्टर्स। तो जो भी पावरफुल पीपल होते हैं उनके जो सेवक होते हैं, दे आर नोन एज हेंचमैन। एंड हेंचमैन यूजुअली दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक जाएंगे अपने मालिक की बात करवाने के लिए या मनवाने के लिए, राइट। सो दीज आर पीपल हु कैन बी कॉल्ड एज हेंचमैन। ओके, फेथफुल। अब देखो इंग्लिश में जो इसका वर्ड है क्या दिया हुआ है, फेथफुल सपोर्टर। फेथफुल मतलब यही होता है ना, ओके, कि जो बिना सोचे समझे दिमाग लगाए, they will not going to apply their mind whether what the boss is saying is correct or not, whether it is right thing or not, whether that is ethical or not। तो वो बिना सोचे समझे जो भी मालिक उनका बोल रहा है वो कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, हेंचमैन बोलते हैं, राइट। चलो अगला देखते हैं, हर्बीवोरस। अब देखो ये तो आपको सभी को पता होगा ना, हर्बीवोरस क्या होता है, ये शाकाहारी। हर्बीवोरस आर एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स और लीव्स। तो हर्बीवोरस का मतलब हम देख लिए। इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है उसको देखते हैं हम। हर्बीवोरस से मिलता जुलता वर्ड कौन से हैं, यू वुड हैव स्टडीड दैट इन
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस में भी पढ़ा होगा ना। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, जैसे हर्बी मतलब, और देखो वोर्स मतलब क्या होता है, एनिमल्स काइंड ऑफ हर्बी हर्ब्स, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड HERB हर्ब। ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब बोलते हैं हम, एक साइज के हिसाब से डिवीजन होता है। तो किसी को हर्ब बोलते हैं, किसी को प्लांट बोलते हैं, एंड देन देयर इज श्रब, SHRUB। ओके, इसको देख लेना आप क्या क्या दोनों के मीनिंग्स होते हैं। श्रब्स, HERBS हर्ब्स, देन प्लांट्स, एंड देन ट्रीज। तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ कितनी है, किसी का तना है कि नहीं है, तना मीन्स ओके जो प्लांट का ये होता है ना नीचे वाला हिस्सा, ट्रंक, ओके दैट इज कॉल्ड तना। तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो अगला देखते हैं हर्बीवोर्स क्या हो जाता है, शाकाहारी, एनिमल्स विच ईट ओनली ऑन वेजिटेशन। अच्छा, जो मांसाहारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। एंड दोज हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नोन एज ओमनी, OMNI। जहां पे भी ओमनी लिखा हो मतलब हर तरफ, हर डायरेक्शन में, ओमनी मीन्स हर डायरेक्शन में। ओके, तो जैसे कहा जाए ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, एक और वर्ड सीख लो इसी से, क्या बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। जो राडार में जैसे लगा होता है ना, या आपके मोबाइल फोन में जो लगा रहता है, तो किस तरह का एंटीना होता है, दैट इज ओमनी डायरेक्शनल। तो एंटीना विच emits radiation और takes radiation, absorbs radiation, रिसेप्शन करता है ना, रिसेप्शन। तो अगर हर डायरेक्शन से सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है दैट इज कॉल्ड ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, और अगर हर डायरेक्शन में एमिट भी कर सकता है देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड ओमनी। ओमनी मतलब हर तरफ। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो यहीं से ये वर्ड बनता है ओमनी वोर्स, ओमनीवोरस। ओके, ओमनीवोरस एक्चुअली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो हर तरह की चीजों को खाए। ओके, मीट ऑल्सो एंड प्लांट्स ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। अगला देखते हैं हरक्यूलियन। हरक्यूलियन इज समबडी हु इज वेरी वेरी साहसी, ओके वेरी करेजियस, पराक्रमी जो होता है। जैसे पोरस था ना पहले, पोरस है, सिकंदर है, इस तरह के लोग, महाराणा प्रताप, इन सभी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज हरक्यूलियन। और इफ समथिंग इज वेरी ह्यूज इन साइज, या जैसे कोई काम है जो कि बहुत ही कठिन करना है, बहुत बड़ा काम है जो कि किया नहीं जा सकता है, देन वी कैन ऑल्सो से दैट सच अ टास्क, वो सच अ वर्क is Herculean in nature. So something is so big inside that it is difficult to do that work. Then we can call it Herculean task. तो दो अलग अलग संदर्भ में इसका यूज हो सकता है। पहला तो है कि अगर कोई इंसान या कोई पर्सन जो है बहुत ही साहसी है, बहुत पराक्रमी है, देन यू कैन कॉल दैट पर्सन हरक्यूलियन। देन अगला जो मीनिंग है वो किस सेंस में होगी, इफ देर इज सम वर्क और देर इज सम टास्क विच इज ऑफ वेरी बिग मैग्नीट्यूड, इसको पूरा करना जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट टास्क, देन दैट टास्क विल बी नोन एज हरक्यूलियन टास्क। फॉर एग्जांपल विनिंग वर्ल्ड कप बाय इंडियन हॉकी टीम। अभी तो क्या लग रहा है, इंडियन हॉकी टीम कोई वर्ल्ड कप जीत ले, या इंडिया की फुटबॉल टीम अगर कोई वर्ल्ड कप जीत ले, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन फुटबॉल टीम टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इन फुटबॉल और हॉकी। अगला देखो, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो विषम मतलब अगर अलग अलग कंपोनेंट से कोई चीज मिल के बनी हुई है, अलग अलग। सो देखो इसका मीनिंग क्या दिया है, कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो जैसे कोई बॉक्स है उसमें सैंड भर दो, ठीक है, और उसी में चीनी भर दो, तो ये मिक्सचर जो होगा क्या होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, और कितना भी प्रयास कर लो ये, इसमें जो मिक्सचर होगा उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं हो सकता कभी भी। इसके अगेंस्ट में देखो, अगर आप कोई ऐसा बर्तन लेते हो जिसमें आप सॉल्ट डालते हो और फिर उसी में पानी भर दो, तो फिर क्या होगा, ये घुल जाएगा और एकदम मिल के गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि इसमें चीनी है कि नहीं है, या इसमें नमक है कि नहीं है। तो अ सॉल्यूशन विच इज होमोजेनियस, उसमें क्या होगा कि मिलेंगे तो बट बहुत ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे हमेशा। ओके, तो हेट्रोजीनियस एक वर्ड होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ओके, इसी से वर्ड बनता है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल तो जहाँ पे मेल और फीमेल होते हैं, राइट, मेल एंड फीमेल रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोसेक्सुअल। अगर इसका अपोजिट क्या होता है हेट्रो का, होमो। होमो मतलब सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर।
तो इससे वर्ड क्या बन जाता है, होमोसेक्सुअल। ठीक है, तो अगर सेम सेक्स के हैं, जैसे अगर मेल मेल जो है देन दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल, और अगर मेल फीमेल फीमेल के साथ में देन इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप जो क्लासिफिकेशन होता है, तो मेल्स को अगर इफ दे आर मेल मेल पार्टनर्स दे आर कॉल्ड गेज, इफ दे आर फीमेल फीमेल पार्टनर्स दे आर कॉल्ड लेस्बियंस। ठीक है, तो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो बिकॉज न्यूज़पेपर्स में आप ऑफन मिलो, आपको मिलता रहेगा ये वर्ड्स ना, गेज एंड लेस्बियंस। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि कहीं पे अगर होमो लिखा है डेरोगेटरी, अगर दिस इज स्लैंग वर्ड में होमोज मतलब गेज, ओके, और लेस्बियंस। स्लैंग वर्ड क्या होते हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस होती है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना हो के, बट दिस इज रीजनल और लोकल लैंग्वेज, दे आर सो कॉल्ड स्लैंग वर्ड्स। ओके, चलो अगला देखते हैं। तो हेट्रोजीनियस से याद क्या करोगे, इससे नेक्स्ट वर्ड भी याद रखो, इससे रिलेटेड होमोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, होमोजीनियस इसका हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट इज हेक्सागोन, हेक्स मतलब होता है सिक्स, ये भी याद कर लो, हेक्स मतलब सिक्स। तो गॉन मतलब होता है साइड्स, गॉन मीन्स साइड्स, तो हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाला। इसी तरह से ऑक्टा, ऑक्टा मतलब क्या हो जाता है 8, तो ऑक्टागोन क्या हो जाएगा 8 साइड वाला हो जाएगा। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और गॉन मतलब साइड्स, तो पॉलीगॉन मतलब हो जाएगा अ फिगर व्हिच हैज हैड मैनी साइड्स। ओके, अच्छा लेटरल मतलब भी होता है साइड, ये भी देख लो, लेटरल मतलब क्या होता है साइड से। तो क्वाड्री, क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब क्या होता है 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्री लिटरल, मैथ्स में पढ़ा होगा इसको। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो गया, अ फिगर विच हैज 4 साइड्स। नेक्स्ट देख लिखते हैं, हेक्सागन हो गया। अच्छा हिंदी क्या होती है सठ, शठ मतलब होता है 6, संस्कृत का ये रूट वर्ड है, शठ मतलब होता है 6। होलोकॉस्ट क्या होता है, ऐसा कोई मतलब भयंकर घटना हो जाए, ठीक है, कैसी घटना, आग वाली, जहाँ पे फायर हो रहा हो ना, ठीक है, तो आग अगर बहुत भयंकर स्केल पे आग लग जाए जिससे बहुत ज्यादा विध्वंस हो जाए, डिस्ट्रक्शन बाय फायर, देन दैट इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। अच्छा ये देखो न्यूक्लियर केस में भी यूज होता है ये, जब जापान पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था ना हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, कब गिराया था 1945 में, हिरोशिमा, सॉरी हीरो एस एच आई, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। ठीक है, तो याद रखना इसको कि कोई फायर की जरूरी नहीं कि आग से ही लगे। देखो जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है ना या एटम बॉम्ब गिरता है तो क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा हीट का डिसिपेशन होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है चीज़ें दे बर्न डाउन। दैट्स वाई यू कैन यूज दिस वर्ड along with nuclear holocaust also। ओके, याद रहेगा अब ये न्यूक्लियर होलोकॉस्ट रिमेंबर करना हमेशा, ठीक है। तो लार्ज स्केल डिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ फायर। अगला देखो होमिसाइड, साइड मतलब क्या होता है बताया था पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, साइड मतलब क्या होता है मर्डर, साइड मीन्स मर्डर। ठीक है, तो अब ये हो गया रूट वर्ड, यहाँ पे क्या है ये, दिस इज साइड इज यहाँ पे सफिक्स, और होमी क्या मतलब होता है ह्यूमन, होमी मतलब होता है ह्यूमन। तो जब भी कभी ह्यूमन का मर्डर होगा लार्ज स्केल पे दैट इज नोन एज होमिसाइड, मर्डर और अ मर्डरर ऑफ अ मैन, होमिसाइड। ठीक है, मानव हत्या। अगला देख लो होमोजीनियस, यहाँ बताया था ना हेट्रोजीनियस, तो ये रिलेटेड है, होमो मतलब होता है सिमिलर, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस मतलब हो जाएगा मिक्सचर टाइप में। ठीक है, समांग, things which contain elements of the same nature they are known as homogeneous। ओके, आई थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है, पहले ही समझा चुके हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, our नेक्स्ट वर्ड इज हॉल्टी, सॉरी ऑनोरेरी। अच्छा यहाँ पे देख लो, दिस एच इज साइलेंट ओवर हियर, एच क्या है यहाँ पे साइलेंट है, याद रखना ये, बोलेंगे क्या इसको ऑनो, ऑनोरेरी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे ऑनोरेरी, वो से स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसको। तो अ जॉब और अ पोजीशन, जॉब तो नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोजीशन, और स्पेशली इस तरह के जो जैसे होता है ना कहीं पे पीएचडी का डिग्री दे देते हैं, तो कहीं पे सचिन सचिन तेंदुलकर जो है
या कोई विराट कोहली है, इन लोगों को जनरली क्या होती है, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई यूनिवर्सिटी ऑनररी डिग्रीज दे देते हैं। तो ऐसी डिग्रीज जो होती हैं वो क्या होते हैं, इनमें पैसा या कुछ मिलता तो नहीं है, या कई बार क्या होते हैं कि लेक्चरर या प्रोफेसर का पद ऑफर कर देते हैं। और क्या होता है कि ये एक तरह से पद ही ऑफर होता है, बट इसमें कुछ ऐसा सच मिलता नहीं है, देर इज नो सैलरी और एनी एमोल्यूमेंट्स ऑफर्ड। सो इसको क्या बोलते हैं, अवैतनिक। और इस तरह की कोई भी पोस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑनोरेरी पोजीशन। जनरली पोजीशन विल बी यूज्ड along with this honorary position. Okay, so for example, a person X has been offered a honorary position in university X, something like this. You will find it in use in some sentences. तो ऑनरेरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। अब हॉर्टिकल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन, फार्मिंग। कल्चर इससे रिलेटेड है, हॉर्टी मतलब क्या हो जाता है, बाग से। ठीक है, तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, और ये होता है। अब देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है सब डिविजन्स, ये चीज देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक ऑल्सो। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है, अगर आप फ्रूट्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तक जहाँ तक याद है सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर फ्लावर्स का कल्टीवेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ग्रेप्स का अगर कोई कर रहा है तो उसको बोलते हैं शायद विटीकल्चर। ग्रेप्स की कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। और if somebody is cultivating what, let me delete this first. If somebody is cultivating what, vegetables, तो वेजिटेबल की कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, याद रखना। और ये सभी क्या है, दीज आर ऑल सब डिविजन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर 5 या 6 फील्ड्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वेजिटेबल ग्रो करना, उसके बाद क्या है, ग्रेप्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, उसके बाद जो है, हाँ, फ्रूट्स, ये सभी क्या है, दीज आर सब फील्ड्स विद इन हॉर्टिकल्चर। तो बागवानी जो है बहुत ही जनरल नाम है, इसके अंदर आप जो भी बाग बगीचे में जो भी उगाओगे तो उसकी जब सब डिविजन को हम पढ़ेंगे तो नाम जो है बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉस्पिटेबल, अच्छा देखो हॉस्पिटल सबको पता है जहाँ पे हम लोग भर्ती रहते हैं, लेकिन इसका जो ये फॉर्म है ना हॉस्पिटल का, हॉस्पिटेबल, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के घर जाते हो विजिट करने, तो अगर आपकी बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी करता है तो दैट होस्ट, होस्ट कौन होता है, जैसे आप जा रहे हो, आपका नाम ए है, आप इस घर पे गए किसी के हाउस पे, ठीक है, तो ये बंदा जिसके यहाँ आप जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हम होस्ट बोलते हैं। और आप क्या हो, मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या होगा, गेस्ट होगा। ठीक है, तो मिस्टर ए इज द गेस्ट, ही गोज टू द हाउस, सो ही इज होस्टेड बाय मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर बी अगर बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी करेंगे तो बोला क्या जाएगा कि मिस्टर बी इज वेरी हॉस्पिटेबल। मिस्टर बी इज हॉस्पिटेबल मतलब बहुत ही बढ़िया मेहमान नवाजी करते हैं ये मिस्टर बी। ओके, तो इस तरह से इसको याद रखना। जिसके यहाँ जाओगे वो क्या होगा, होस्ट होगा, और आप क्या हो जाओगे, गेस्ट हो जाओगे। जैसे आपके यहाँ कोई आया है तो गेस्ट है, आप होस्ट हो जाओगे तब, राइट। तो जो सेवा करता है वो होता है होस्ट, और अगर बढ़िया सेवा करेगा तो हो जाएगा हॉस्पिटेबल। अगला देख लो, हाइपोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है, एक काल्पनिक बीमारी होती है। काल्पनिक बीमारी क्या होती है, तो लोगों को क्या लगता है, काल्पनिक बीमारी तो नहीं है पर लोगों को ऐसी फीलिंग आती है ना कि वो बीमार है। स्ट्रेंज है ना। तो लोग को हमेशा शक हुआ रहता है कि वो बीमार है, और जब डॉक्टर के पास जाएंगे उनको भले ही डॉक्टर कोई पानी या कोई पुड़िया दे दे ऐसा जिसमें कोई दवाई ना हो, बस बोल दे हाँ ये दवाई है, तो वो अपने आप को फील करेंगे हाँ उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो जा रहा है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया इज काइंड ऑफ अ दैट फीलिंग दैट यू आर सिक, आप बीमार हो। ओके, इमेजिनरी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब होता है बीमारी। ओके, अगला देख लेते हैं हम जल्दी से, आइकनोक्लास्ट। आइकन मतलब जानते हो क्या, इमेजेस। ओके, अब कंप्यूटर में पढ़ोगे तो आइकन मतलब क्या होता है, जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे ऐसे सिंबल्स बने रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड आइकन्स। बट इन जनरल आइकन्स मतलब क्या होता है, इमेजेस, इमेजेस और आइडल्स, मूर्तियां जो होती हैं। और क्लास्ट मतलब होता है तोड़ना उनको, टू ब्रेक। क्लास्ट मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, सॉरी ब्रेक। तो जो मूर्तियां तोड़ता हो, सिंपल इसका डायरेक्ट मीनिंग ये तो नहीं होगा, पर इससे जो इन्फ्रेंस निकल के आता है उसका क्या मतलब होता है कि somebody
अब देखो जो मूर्ति है, जैसे मान लो धर्म के केस में, रिलीजन में, फॉर एग्जाम्पल समबडी हु ब्रेक्स आइडल्स ऑफ गॉड्स, मतलब क्या हो जाएगा कि ही डज नॉट बिलीव इन रिलीजन और ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन क्या बोल देंगे हम, कि वो जो है हमारी कल्चर और ट्रेडिशंस में विश्वास नहीं रखता है। परंपरा जो होता है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, संस्कार, तो ऐसा कोई बंदा या पर्सन जो कि ब्रेक करे इमेजेस को या आइडल्स को, इसको जस्ट हिंट की तरह रिमूव करना। आइकन प्लस क्लास्ट, क्लास्ट मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ देना चीज़ों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैर परंपरावादी। और दैट पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द कंट्री और द सोसाइटी। वन हु अपोजेस established institutions और beliefs। तो जैसे इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल क्या है, सपोज करो मैरिज, मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, तो देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज, तो बोलो कि क्या है, मैरिज जो है इसके बर्बादी है। जैसे गाने हो ना, शादी तो बर्बादी है, समथिंग लाइक दैट, यू वुड हैव हर्ड सच सॉन्ग्स। तो ऐसे बंदे जो कि इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं करते। स्कूल भी क्या है, स्कूल्स दे आर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो कोई बोले कि स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती तो बच्चों को क्यों भेजें वहाँ पे, ही डज नॉट बिलीव इन स्कूल्स, तो ऐसा वर्तन क्या हो जाएगा, सच टाइप ऑफ पर्सन विल बी कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। आइडल्ट्री, आइडल्ट्री क्या होता है भाई, देखो आइडल तो जानते ही सब लोग, लेकिन क्या इससे निकाल सकते हो मीनिंग इसकी, माइट बी यू कैन डेराइव इट्स मीनिंग। और समटाइम्स क्या होता है, मीनिंग जो है ना, जो प्रत्यक्ष दिखता है वर्ल्ड सुपरफिशियली, सामने से जो दिख रहा है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग सेम हो। ओके, पर यहाँ पे है। तो आइडल क्या होता है, आइडल मतलब होता है मूर्ति, और इसमें जो सफिक्स, सॉरी एक मिनट, तो आइडल्ट्री क्या हो जाता है, आइडल्ट्री इज वर्शिप ऑफ आइडल्स, तो मूर्ति पूजा को हम बोलते हैं आइडल्ट्री। तो हिंदुज्म डज बिलीव इन आइडल्ट्री, whereas Islam does not believe in idolatry, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ से if you remember this you can kind of guess the meaning। अगला देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, इलीगल। अब देखो मीनिंग जो है ना, इससे क्या होता है, इन प्लस लीगल, तो इन लगाने से क्या बनता है, अपोजिट बनता है। ये चीज़ पता होगी मेरे ख्याल से आपको, अगर नहीं जानते तो जान लो। जब आप इन लगाते हो किसी भी वर्ड में तो क्या बन जाता है, अपोजिट बनता है। इन प्लस लीगल, एंड देयर इज अ रूल, आप ये रूल याद कर लो, जब एन प्लस एल आए, अगले वर्ड में एल है ना, तो क्या हो जाता है, ये एल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एन में, सॉरी एल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये इसका जो एन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो एल रहेगा वो रहेगा। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, फिर से बताता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे इन प्लस लीगल, तो जो अगला वाला वर्ड है इसमें अगर एल आ रहा है, तो ये वाला एन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो दिस एन विल कन्वर्ट इनटू एल, और ये वाला एल तो है ही, तो क्या बन जाएगा, इलीगल। ठीक है, ये याद रखना। सेम चीज होती है अगर आई एन प्लस आगे एम आ जा रहा है, तो ये एन क्या हो जाएगा, एम में बदल जाता है। ओके, तो रिमेंबर दिस वन। इसका रूल मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालना है, वहाँ पे यू कैन विजिट, इंग्लिश विद पंकज सर नाम है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाओ। वहाँ पे आई हैव लाइक पोस्टेड सर्टेन इमेजेस एंड कमेंट्स where you get to know different type of rules, प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे जोड़ते हैं, राइट, रूट वर्ड के साथ। किसी भी वर्ड में क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, उसमें या तो प्रीफिक्स जुड़ा होगा या तो सफिक्स जुड़ा होगा। समटाइम्स अ रूट वर्ड कैन हैव बोथ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे इलिसिट हो गया, अवैध। अगला देखना, सॉरी हाँ बीच में एक मिनट मिस हो गया एक वर्ड, तो क्या हो गया, इलीगल क्या हो जाता है, अवैध, समथिंग विच इज नॉट लीगल कॉन्ट्रारी टू द लॉ। वेरी इजी, इसमें तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता होता है। इलेजिबल, इसका मतलब होता है अपठनीय, अगर किसी ने बहुत गंदा राइटिंग लिख दिया, बहुत ही गंदी लिखावट है जैसे कि, तो जिसको आप पढ़ नहीं सकते तो उसको बोलते हैं इलेजिबल। अब ये देखो कैसे बना है, इन प्लस लेजिबल, तो जो मेन वर्ड है वो क्या है, लेजिबल। लेजिबल मतलब समथिंग विच यू कैन रीड, रीडेबल। इफ समथिंग इज रीडेबल यू कॉल इट लेजिबल। तो ये जो है क्या जुड़ रहा है, इसमें इन जोड़ के हम अपोजिट बना दे रहे हैं। तो ये वाला इन अभी रूल बताया था, तो ये वाला एन जो है क्या हो जाएगा, एल बन जाएगा, तो वी विल गेट व्हाट, इलेजिबल।
सिमिलरली इलिसिट, यहाँ पे भी क्या है, सेम टाइप ऑफ, दिस इज ऑल्सो अपोजिट। तो अवैध, अ ट्रेड और एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको हम क्या बोलते हैं, इलिसिट। कोई भी चीज अवैध है, गैर कानूनी, ओके, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलिटरेट, ये कैसे बना है, आई एन प्लस लिटरेट, सेम रूल यहाँ पे भी हो जाएगा। somebody who is not literate उसको क्या बोलेंगे, illiterate, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो सेंसस होता है, इंडिया में सेंसस होता है, उसका पैमाना क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग वेदर समवन इज लिटरेट और नॉट। तो ये चीज जान लो, कोई भी जो 7 ईयर या 7 ईयर से बड़ा है और अपना नाम लिख सकता है, अपना नाम क्या लिख सकता है वो, अगर वो अपना नाम लिख सकता होगा, okay, somebody who can write their own name, they are known as literate। तो 7 साल की अगर हो और आप अपना नाम लिख ले रहे हो, अपना नाम पढ़ ले रहे हो, तो आप लिटरेट हो। तो ये सोचो कि हमारा जो इंडिया में जो क्राइटेरिया लिटरेसी रेट का, अभी अराउंड अपनी जो लिटरेसी रेट है 70 के अराउंड है, 70%। अब देखो इतनी बहुत ही लोअर क्राइटेरिया ना, कोई नाम पढ़ ले रहा है तो आप कह रहे हो लिटरेट है, और उसके पास दिमाग कोई जरूरी थोड़ी डेवलप हुआ हो। तो जो काइंड ऑफ क्राइटेरिया विच वी हैव दैट इज वेरी लोअर, हेंस अपनी जो असल में लिटरेसी होगी ना अपने कंट्री के लगभग 50% भी नहीं होगी अभी। तो अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर आपको पढ़े हो ना HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है एक, HDR रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, सॉरी UNDP, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, ये एक रिपोर्ट निकालती है, तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें एक टर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ये लगभग 30% के अराउंड है। इसका मतलब होता है इंडिकेटिव ऑफ, GER मतलब होता है कितने लोग स्कूल में एक्चुअली जाते हैं। तो अपने यहाँ जो GER है वो अराउंड 30% ही है फॉर हाई स्कूल पीपल। इसका मतलब लगभग 30% ही लिटरेसी है जो सही की है, जो लोग हाई स्कूल पास हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट और दे कैन बेयरली रीड एंड राइट, तो उनको पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते हम। तो ये हो गया हमारी इलिटरेट। इमेजिनरी क्या होता है, समथिंग विच इज काल्पनिक। अब जानते हो ना ये वर्ड किससे बना है, इमेजिन से। इमेजिन इज वर्ब, इमेजिनरी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी इज एडजेक्टिव। ओके, ये चीज यू शुड बी एबल टू नो विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड इज, whether that is verb, adverb, noun, okay, preposition क्या है, वो चीज पता होनी चाहिए। तो इमेजिनरी क्या हो जाएगा, काल्पनिक, एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड। अगला देखो इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट दैट इज अ प्रवासी, ओके, अ पर्सन हु कम्स टू योर कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। तो जैसे ये इंडिया है, ओके, दिस इज इंडिया, तो अगर कोई बाहर से आया है अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन प्लस माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है, somebody who goes somewhere, तो इसमें इन लगा दो, इन मतलब अंदर आना, ओके, इससे होता है ना, इन मतलब अंदर आ जाना, एक्स मतलब होता है बाहर जाना। ये चीज याद रखो, इफ यू रिमेंबर दिस यू विल गेट टू गेस मीनिंग्स ऑफ मैनी वर्ड्स। तो देखो, अब देखो ट्रिक देखो यहाँ पे, ये क्या है, इमिग्रेंट है ना, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि इन प्लस कैसे बनेगा ये माइग्रेंट, दिस इज द इटमोलॉजी। ये वर्ड मैंने बताया था पहले पार्ट में, इटमोलॉजी क्या होता है, दिस इज साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। इटमोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं, कोई शब्द बना कैसे है, याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या चीज, ETYMO, इटमोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, और इटमो मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटमोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, एंटमो मतलब होता है इंसेक्ट्स, ठीक है। तो एज द साइंस ऑफ स्टडिंग इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोलॉजी। इन दोनों में बहुत ही, जैसे कभी भी वन वर्ड पूछा जाएगा ना, तो इसमें बहुत ही ट्रिकी रहता है, तो याद करो एंटमो, ENTEMO, एंटमो मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, और ITY इसमें क्या था, इटी, इटिमिलॉजी, इसका क्या मतलब होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये दोनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टू। तो कई बार क्या होता है, वो कंफ्यूज कराने के लिए आपको पूछेंगे कि इंसेक्ट्स का साइंस क्या है, पर वर्ड दे देंगे ये वाला ऑप्शन आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ओके, तो रिमेंबर दिस कि ये जो इमिग्रेंट वर्ड है बना कैसे है, आई एन प्लस माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब कोई भी जो अपना ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अपना घर छोड़ के कहीं और गया है, ओके, तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट। अब देखो मैंने जो रूल बताया था, जब एन के बाद एम आता है तो ये एम क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। दैट्स वाई यू कैन फाइंड हियर कि ये इन प्लस माइग्रेंट है। और अब देखो यहाँ पे इन मतलब अपोजिट नहीं है, ये चीज याद रखना, दिस इज नॉट एन अपोजिट। यहाँ पे इन मतलब क्या होता है कि वो जा कहाँ रहा है, अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड होता है आई ई एम एम आई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखो इसको। इमिग्रेंट, दूसरा क्या होता है, इमिग्रेंट, देख रहे हो दोनों में सिमिलरिटी देखो, बहुत ही सिमिलर है ना। तो हमें जो यहाँ पे वर्ड मिल रहा है कौन सा है, इमिग्रेंट। अब इसको रिमेंबर कैसे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया से, सपोज करो दिस इज इंडिया, और यहाँ से कोई बाहर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ई एम एम आई, एम ई, ठीक है। लेकिन अगर ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, और कोई आपके कंट्री में आ रहा है, ठीक है, कोई अंदर आ रहा है, जैसे कोई बांग्लादेश से कोई आके घुस गया आपकी कंट्री में, तो उसको क्या बोलोगे आप, इन, क्योंकि वो आपके मार रहा है ना, इन आ रहा है। इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे इन है, यहाँ पे क्या है, इन है, तो मतलब वो अंदर आ रहा है, ठीक है। और जैसे कोई बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स, ठीक है। अंदर बाहर जाने को क्या बोलते हैं, एक्स। जैसे किसी का बॉयफ्रेंड है, होता है ना गर्लफ्रेंड में, और जब ब्रेकअप होता है तो उसको बोलते हैं ना एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब वो रिलेशनशिप से बाहर जा चुका है, तो उसका हम बोलते हैं एक्स, बाहर जाने को बोलते हैं क्या, एक्स, ठीक है। इसी से बनता है वर्ड एक्सक्रीट, ठीक है, जब आपके शरीर से मल मूत्र बाहर निकलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्स मतलब क्या होता है, बाहर जाना, ओके। तो इस तरह से यहाँ से वर्ड क्या हो जाएगा, याद रखो कि जो ई एम एम वाई वाला होता है इमिग्रेशन, वहां पे क्या है, ये वर्ड ई से याद रखो एक्स, इसका मतलब अगर आपके देश से कोई बाहर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम ई वाला वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई अंदर आ रहा है तो हम आई वाला इमिग्रेशन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया, इलियट हो गया, इमेजेंट्री हो गया, इमिग्रेंट हो गया, अप्रवासी, पर्सन हु कम्स, जो अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, बांग्लादेश से कोई आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है और इंडिया में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट है। इम्यून क्या होता है, प्रतिरक्षण। आपकी बॉडी जो किसी, जब किसी डिजीज, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है ना, वो जाके अटैक करता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको उसको रेजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है उस बीमारी का या उस कीड़े का, उस इंसेक्ट का, ठीक है, उस पैथोजन का। जो कीड़े होते हैं डिजीज कॉजिंग, उनको क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स और पेस्ट्स, पेस्ट्स और इंसेक्ट्स, दे आर नोन एज पैथोजेंस, याद कर लो, ठीक है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। और वो वाली लैब्स, दोज लैब्स जो पता लगा देंगे आपकी कौन सी बीमारी है बाई कंडक्टिंग टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, पैथोलॉजी, याद रखो। तो आप पैथोलॉजी पे जाके क्या करवाते हो, टेस्टिंग करवाते हो अपने ब्लड की और हर जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ओके। तो यहाँ से याद कर लो, इम्यून क्या होता है, प्रतिरक्षण और प्रतिरक्षित, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अगर आप अपने शरीर के इम्यून को बढ़ाना गया तो क्या बोलते हो, हम अपनी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इसी से वर्ड से बना है इम्यून, ओके। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हो कैसे, थ्रू डूइंग योगा, मेडिटेशन और टेकिंग डिफरेंट न्यूट्रिशियस फूड्स, यू कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी, राइट। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला वर्ड, इम्पैल्पेबल, स्पर्शातीत, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना, पैल्पेबल मतलब होता है टच करना, तो ये बना किससे है, आई एन प्लस पैल्पेबल, याद रहेगा ये,
ये एक्चुअली पैल्पेबल का अपोजिट हो जाएगा। पैल्पेबल मतलब होता है समथिंग विच यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हो, राइट। तो अच्छा देखो, इसमें एक और वर्ड है जो जानना जरूरी है, परसीव करना। तो जैसे हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, ये तो पता ही हो सबको ना। अपने पास क्या है, 5 टाइप के सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? स्मेल करना नोज से, देखना टू सी कैसे आईज के थ्रू, फील करना थ्रू टच, टच वाला जब आप टच करते हो, और कौन सा होता है, टेस्ट, जीभ के थ्रू करते हो ना। इसके अलावा हियर। अपने पास 5 तरह के सेंसेशंस होते हैं, 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? आप सूंघ सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और सुन सकते हो, राइट। इतने 5 तरह के सेंसेस होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। क्या बोलते हैं इसको? परसेप्शन। तो आप नॉलेज, जो भी नॉलेज प्राप्त करते हो, हाउ डू यू गेट नॉलेज, कैसे पता करते हो नॉलेज? परसेप्शन के थ्रू। तो या तो आप कोई चीज़ देखोगे, या कोई बताएगा, पढ़ोगे, सुनोगे, तो इसी के जरिए हम नॉलेज अपनी गेन करते हैं। ओके, याद कर लो, ये वर्ड परसेप्शन मतलब होगा आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5, जब उनसे आप कोई चीज़ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको समझते हो, या कोई आपको कोई और आके कोई चीज़ बता दे, कहीं किताब में पढ़ लो, कहीं सुन लो, तो उससे हम अपने ज्ञान को वृद्धि करते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? नॉलेज का एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा था ना, परसीव्ड, ठीक है। परसीव मतलब वही पता करना, कैसे आप ज्ञान पता प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हो, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परसीव करना। तो इनकेपेबल, कैपेबल मतलब क्या होता है? क्षमता आपकी, आप कर सकते हो कोई काम कि नहीं, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ना। तो इनकेपेबल मतलब आप नहीं कर सकते हो। ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, तो आप जो चीज टच से पता नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम? इनपैम्पेबल। देखो स्पर्श लिखा है ना, स्पर्श, यहाँ पे टच वाली बात हो रही है। जैसे हाथ से आप टच करते हो ना, गर्म तावा है, उस पर हाथ पड़ गया तो तुरंत हटा देते हो ना, वो होता है टच वाली फीलिंग, टच वाला परसेप्शन। तो स्पर्शातीत, ठीक है, समझ गया होगे मेरे ख्याल से अब, बहुत समझा दिया मैंने। इम्पेबल, अगला देखते हैं, इम्पेनिट्रेबल। अब ये भी अपोजिट है, किससे बना है? इन प्लस पेनिट्रेट, ठीक है। पेनिट्रेट मतलब क्या होता है? जैसे आप दुश्मन दुश्मन की सेना है, उसमें घुसते चले गए, तलवार लेके मारते चले गए, तो बोलेंगे कि आप पेनिट्रेट कर गए ना दुश्मन की सीमा में। ओके, तो किसी दूसरी चीज में एंटर कर जाना, घुस जाना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना, ठीक है। तो इन प्लस, अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो, दिस इज न्यू थिंग, जब भी पी आएगा एन के बाद, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। इसको याद रखो हमेशा, जब भी आप दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो और एन के बाद पी आ रहा है, तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिला के बन जाता है एम, ठीक है। ये एन जो है, सॉरी, दोनों को मिला के नहीं बनेगा, ये वाला एन जो है वो एम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पेपेबल, अगला क्या है? इम्पेनेट्रेबल। तो अगर किसी जगह पे आप प्रवेश नहीं कर सकते, घुस ही नहीं सकते हो, जैसे दुश्मन सेना का जो बांध बना है, उन्होंने जो बनाया हुआ है अपना, बढ़िया से बनाते पहले। अब देखो कि वॉर वाली मूवीज, तो क्या करते थे, वो वॉर की स्ट्रेटजी बनाते थे, और सेना वाले जो सामने के होते थे, वो एक ऐसा फॉर्मेशन बनाते थे जिसको भेदना पड़ता था। जैसे होता ना, अगर महाभारत देखो तो उसमें चक्रव्यूह, चक्रव्यूह की रचना हुई थी ना, जिसमें अभिमन्यु जो है उसको क्या किया था? पेनिट्रेट कर गया था, राइट। तो अगर कोई ऐसी वॉर फॉर्मेशन हो, या कोई ऐसा दीवार हो, या कोई ऐसी बंधन हो, कोई बांध हो जिसमें आप घुस नहीं सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज impenetrable, something which nobody can enter, okay, that is thing is called as। चलो अगला देखते हैं हम लोग, नया वर्ड। ओके, वेट अ मिनट। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ये हो गया था, हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ देखो, ये आ गया फिर से, अगेन सेम वर्ड हमने पढ़ा था ना अभी, परसेप्शन। परसेप्शन वर्ड, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनसे कोई चीज देखना, पता करना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। इसी से देखो वर्ड बना परसेप्टिबल, ठीक है। परसेप्शन से ही बनता है क्या? परसेप्टिबल, मतलब देखने की क्षमता। और इसके आगे क्या लगा देना है? एंटोनिम बना देना इन लगा के। अब यहाँ पे चूंकि एन है और यहाँ पे क्या है? पी है, तो ये वाला एन क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड
imperceptible, अदृश्य, जिसको आप देख ना सकते हो, दैट इज कॉल्ड imperceptible, अदृश्य, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, ऐसी चीजें क्या बोलेंगे हम, imperceptible। ठीक है, तो देखो रूट वर्ड याद रखोगे ना तो बहुत सारी मीनिंग्स आप अपने आप ड्राइव कर लोगे, बहुत ज्यादा उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ रूट वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, जैसे परसीव, ठीक है, परसीव, परसेप्शन, ये सब एकदम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड वर्ड हैं। परसीव मतलब क्या होता है, देखना, कोई चीज देखना, परसेप्शन भी वही होता है, कैसे आपका नजरिया कैसे है, देख कैसे रहे हो, सीख कैसे रहे हो, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ओके, ये भी हो गया। चलो अगला देखते हैं, इम्पीरियल। अब देखो ये वर्ड है ना इम्पीरियल, इसका मीनिंग देख लो पहले तो आप ये भी जान जाओगे कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो इम्पीरियल वर्ड्स जनरली यूज होता है एम्पायर के लिए, जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं ना, उनसे बनता है ये वर्ड इम्पीरियल। तो अगर कहीं पे मिल रहा है ना ये कि इम्पीरियल, इसका मतलब समझ लो किसके बारे में बात हो रही है, कोई बड़ा राजा या कोई बड़ा साम्राज्य। ठीक है, सॉरी साम्राज्य। तो ये वर्ड यू नीड टू रिमेम्बर। तो अब अगर आपको इम्पीरियल का मतलब पता है तो इज्म लगाने से क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है या आइडियोलॉजी बन जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आइडियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एक तरह से वर्ल्ड रिव्यू, जिंदगी जीने का एक नजरिया होता है कि कैसे जिंदगी जी जाए। ठीक है, जैसे लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म है ना, कम्युनिज्म है, ये सभी क्या है, आइडियोलॉजीज हैं। फेमिनिज्म है, आइडियोलॉजी है। तो ये सभी क्या होता है, एक नजरिया बताते हैं, वर्ल्ड व्यू बताते हैं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, एथिकली, पॉलिटिकली, हर तरफ से। तो इंपीरियलिज्म के क्या मतलब हो जाएगा, साम्राज्यवाद। ओके, तो जब आप अपने कंट्री के इन्फ्लुएंस को एक तरह से दूसरे कंट्री के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द ओल्डन टाइम्स व्हाट हैपेंड, कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इवन यूएसए, जापान फॉर एग्जांपल also, so all these countries they tried to increase the influence of their countries beyond their territorial borders। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, साम्राज्यवाद। पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर, कंट्री की एम्पायर को जब आप दूसरे देश में भी फैलाने की कोशिश करते हो, अर्थात एक तरह से बोलोगे ना साम्राज्य अपना बढ़ाना चाह रहे हो आप। इससे पहले अलेक्जेंडर था ना, या अशोक थे, अशोक तो नहीं कहना चाहिए कि अशोक जो है भारत में सीमित थे, दूसरे देशों पर अटैक नहीं किया था। पर चोल साम्राज्य में देख लो, जैसे राजराज चोल है तो उन्होंने क्या किया, भारत के साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, कंबोडिया और वियतनाम, मलेशिया, ये सब जगहों पे फैलाने की कोशिश की थी राजराज चोल ने। तो वो जो है एक तरह से उसका एग्जाम्पल है। और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा है, ब्रिटेन, दे आर द मोस्ट फेमस। इसके अलावा फ्रांस भी था, कोशिश किया था फ्रांस ने, इंपीरियल पावर्स है फ्रांस भी, राइट। एक टाइम पर था 90s, सॉरी 18th और 19th सेंचुरी में इवन यूएस ट्राइड टू फॉर्म इंपीरियलिज्म। ओके, अच्छा इसी से रिलेटेड वर्ड है कैपिटलिज्म, इसको क्या बोलते हैं हम, पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एक वर्ड और है कोलोनियलिज्म, कॉलोनी बनाना। ठीक है, तो कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, इसको देखना एक बार क्या डिफरेंस है, अदरवाइज जब वर्ड आएंगे तो वी विल डिस्कस इट। ओके, अभी तो चलो अगला देखते हैं हम लोग, इम्पर्टिनेंट। तो ये जो वर्ड है, वेट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया जाए। इम्पर्टिनेंट क्या है, इम्पर्टिनेंट इज समथिंग नॉट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको रिस्पेक्ट दिखाने का मन ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट थिंग इज इम्पर्टिनेंट। तो गुस्ताख जो लिखा हुआ, अगर कोई पर्सन है इम्पर्टिनेंट तब तो हम गुस्ताख बोलेंगे, बट इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी एन एक्शन, इट कुड बी एन एक्टिविटी। तो अगर वो इम्पर्टिनेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि समथिंग विच डज नॉट डिजर्व इम्पोर्टेंट और प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो दैट थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट नॉट दैट सिग्निफिकेंट एक्चुअली। ठीक है, अगर कोई चीज़ इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसको हम रिस्पेक्ट दें, दैट थिंग इज इम्पॉर्टेंट। चलो अगला देखते हैं, इम्पीटी, इम्पीटी, इम्पीटी क्या हो जाएगा, सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेफरेंस। सपोज करो अभी जैसे होता है ना कई बार की जनगण मन हो रहा है, सपोज करो नेशनल एंथम इज बिंग संग एंड यू डिड नॉट स्टैंड अप, और अगर स्टैंड अप भी हो, खड़े हो, तो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट
being or not showing impurity towards your national anthem. ओके ठीक है, ये मेरे ख्याल से इतना कठिन तो नहीं है। अगर कठिन लग रहा हो तो उसको नोट डाउन कर लो और दीवार पे चिपका लो या फ्लैश कार्ड बना लो इसका। ओके, मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर दोज वर्ड्स विच यू फाइंड दे आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, या कोई कॉपी बना लो अलग से, उनमें लिखो, सुबह शाम सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद एक बार उसको रिवाइज करो डेली, ऐसी लिस्ट को जिसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है वो वर्ड। इम्प्योरिटी क्या हो जाता है? सम्मान की कमी। ओके, अगला देखो, इम्पॉन्डरेबल। पॉन्डर, अब देखो ये वर्ड कहाँ से बना है? PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर मतलब क्या होता है? सोचना। पॉन्डर मतलब क्या होता है? टू थिंक। जब आप सोचते हो किसी चीज के बारे में, वी कॉल पॉन्डरिंग। अब एबल लगा देगा आगे तो क्या बन जाएगा? इम्पॉन्डरेबल, ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, इम्पॉन्डरेबल इज नाउन, असोचनीय, दैट विच कैनॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड। अगला देखो, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है? बहरूपिया। तो अब कोई बंदा, जैसे क्लासिक एग्जांपल क्या देख लो, कि आपने पढ़ा हुआ ना कि एक ऐसा सियार था, बचपन में कहानी कहानी पढ़ेगी ना, तो कहीं से उसको खाल मिल जाती है शेर की। तो जब उसको खाल मिल जाती है शेर की, तो कुछ दिन वो शेर की तरह राजा बन के बैठा रहता है। पर एक दिन क्या होता है कि दूसरे झुंड के सियार जो है वो चिल्लाने लगते हैं, तो इस वाले सियार से भी रहा नहीं जाता है, तो ये भी चिल्लाने लगता है। तो लोग, सभी जंगल वालों को पता चल जाता है कि ये तो बहरूपिया है। दिस सियार एक्टिंग एज अ लायन इज अ इम्पोस्टर। तो कभी भी जब कोई दूसरे की तरह नकल करने लगे या दूसरे का पावर या प्रेस्टीज या दिखावा करने लगे कि हम ये नहीं कुछ और हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इम्पोस्टर बोलते हैं। वन ही एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स। अब यहाँ पे धोखा देना इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एन इम्पोस्टर। उसका पर्पज ही धोखा देना होगा और पावर या मनी ग्रैब करने की कोशिश करेगा बहरूपिया, इम्पोस्टर। अगला देख लो, इम्प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल देखो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल क्या है? समथिंग विच इज फीजिबल, समथिंग विच इज रियल, समथिंग विच इज पॉसिबल। ऐसा कोई चीज जो करना पॉसिबल हो। ठीक है, हवाई बातें ना करना। तो इनप्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल। अब देखो अपोजिट है ना, इम लगा इसमें, इसका मतलब क्या हो गया? इन, IN प्लस प्रैक्टिकेबल। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकल, समथिंग विच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, दैट थिंग कैन बी कॉल्ड एज। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है इम्प्रैक्टिकल का? यूटोपियन। एक और वर्ड क्या होता है? यूटोपियन। यूटोपियन मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज आइडियल। ठीक है, जैसे एक वर्ड है ना, बेगमपुरा। ये वर्ड सुना होगा, दिस इज द बुक बेगमपुरा। या इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? राम राज्य। ये सभी क्या है? दीज आर ऑल यूटोपियन थॉट्स। व्हाई यूटोपियन? बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्शन। ये कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्शन है किसके बारे में? एक ऐसा समाज के बारे में जहाँ पे किसी को गम ना हो। बेगमपुरा मतलब क्या है? बेगम, बिना गम के। एक ऐसा पुर, पुर मतलब क्या होता है? प्लेस। तो बेगमपुरा मतलब क्या हो जाएगा? कि एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी के पास गम ही ना हो। वैसे ही कल्पना क्या है? रामराज के बारे में है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में ये कल्पना की है, रामराज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी को कोई गम नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं करता, किसी को एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती है। तो समथिंग इस तरह की कोई समाज, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपियन। उस तरह का कोई विचार जो इस तरह की कल्पना करे कि ऐसा, काश ऐसा हो जाए, समथिंग विच इज वेरी वेरी आइडियल, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकेबल और यूटोपियन, अव्यवहारिक। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? जिसको जीता ना जा सके, टू स्ट्रांग, टू बी ओवरकम और डिफीटेड। ठीक है, अच्छा एक वर्ड था ना, इसको बोलते हैं प्रेग्नेट। प्रेग्नेट मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को भेद दो, भेदना होता है ना, जैसे होता है चक्रव्यूह को भेदना, या कोई ऐसा ही कोई बहुत बड़ा किला हो जिसको भेद दो, तो उसको बोलते हैं प्रेग्नेट करना। तो इसके आगे जब इम लग जाएगा, इम मतलब इन, याद रखो जहाँ पे भी इम लगा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एंटोनिम बनता है, और इसका मतलब होता है इन, अपोजिट। अब मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज। 90 टाइम्स, 100 में से 90 बार ऐसा ही होगा कि IM है तो उसका मतलब इन है वो। ठीक है, तो इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य। देखो दोनों का 2 बार दिया हुआ है, ये अलग अलग लिखा है, अजेय, और दूसरे वाले में अभेद्य भी लिखा है। तो समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। प्रेग्नेट मतलब हो जाता है कि हाँ भेद दो, किसी चीज को तोड़ दो, किसी चीज को अपने कंट्रोल में कर लो। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वी कैन से दैट दैट थिंग इज इम्प्रेग्नेबल। फॉर एग्जाम्पल,
विनिंग। अब इंडिया के लिए जैसे कहा दो कि अगर कभी यूएस से वॉर हो तो एज अभी करंट सिचुएशन में whether can India defeat US in a war or not. So somebody who is practical, who is aware of the situation or the military strength of both the countries, so that person can say, yeah, it is kind of impregnable for India to defeat, right? चलो अगला देखते हैं, इम्प्रिसारियो, इसका क्या मतलब हो जाता है, संयोजक। अब ये कोई नाउन ही होगा, जैसे संयोजक क्या होगा, नाउन ही होगा। मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ अ बैले, इसमें टी साइलेंट है, रिमेंबर टी क्या है, इसमें साइलेंट है, टी नहीं पढ़ेंगे, बैलेट नहीं पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट, बैले। बैले क्या होता है, व्हाट इज द बैले, कमेंट करो सो कमेंट बॉक्स में जाके। सॉरी 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 सॉरी, ओ क्या हो गया ये, ओके ओ बैले, ओके नाउ फाइन, ओके। तो हो गया बैले। कहाँ चला गया, इम्पोस्टर, बेरुपिया हो गया था, इम्प्रॉम्प्टू, हाँ यहाँ पहुंचे थे हम लोग, संयोजक। मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ ए बैले, अ कंसर्ट, अ थिएटर और एन ओपरा कंपनी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। पहला क्या आ रहा है, बैले, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, कंसर्ट। कंसर्ट तो देखे थे ना, म्यूजिक कंसर्ट में जहाँ सिंगर जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, फिर गाना गाते हैं वो लोग। थिएटर क्या होता है, यहाँ पे नाटक होता है, जैसे ड्रामा और थिएटर। और अलग अलग क्या है, ओपरा। ओपरा क्या होता है, ये भी एक तरह का प्ले है। ओपरा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिएटर और अ ड्रामा और अ प्ले। तो इसकी एक्यूरेट मीनिंग डालने की जरूरत नहीं है आपको, यू शुड नो कि इसका नियर अबाउट मीनिंग पता होनी चाहिए कि ओपरा क्या होता है। और अगर देखना हो तो एक बार यूट्यूब पे इसका सर्च करके देख लो, ऐसे होता है, यू विल गेट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ द फीलिंग हाउ दिस इज कंडक्टेड, ओके। इतना जान लोगे मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है इसके। चलो अगला देखते हैं, ये हो गया इम्प्रेसेरियो हो गया। अच्छा ये देखो, ये जनरली वर्ड मिलता नहीं है, वेरी रेयरली यूज वर्ड्स हैं, तो यू नीड टू काइंड ऑफ मेक अ लिस्ट ऑफ इट। बहुत ही रेयर वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं आता ये, पर अगर पूछा जाएगा तो ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाएगा, तो रिमेंबर इट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। संयोजक क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मैनेजर और अ डायरेक्टर किसी भी नाटक, ओपेरा या बैले का। इम्प्रॉम्प्टू, अच्छा देखो ये जनरली किसके साथ, जैसे कभी डिबेट हो, ठीक है, कोई डिबेट हो रहा है या कोई स्पीच हो रहा है, कोई भाषण देना है अचानक से। अगर आपको अचानक से कहीं से निमंत्रण आ जाए कि आपको भाषण देना है, पर आपने तैयारी नहीं की है, भाषण आपको देना है पर आपने उसके बारे में तैयारी नहीं की है, नोट्स नहीं बनाया, तो उस तरह के भाषण क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉम्प्टू। गॉट इट, विदाउट प्रिपरेशन। जब आप कहीं पे भी बोलते हो, डिबेट में भाषण करते हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, राइट। मेरे ख्याल से याद रहेगा। इम, अगला देख लो, एक मिनट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इम्प्रूडेंट, रूखे व्यवहार वाला, र्यूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल। जनरली देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बिगड़े हुए बच्चे, तो जनरली आप उनसे पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, एंड दे आर गोइंग टू से इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे सही से। ऐसे जो बच्चे होते हैं, दे आर काइंड ऑफ इम्प्रूडेंट। ऐसे कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड होता है ना प्रूडेंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, क्योंकि जनरली प्रूडेंट वर्ड जो होता है, एक मिनट, हाँ जी, एक, हाँ, ओके, या ना, वेट अ मिनट, ओके, हाँ नाउ दिस इज ओके। तो क्या होता है, एक वर्ड होता है ना प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है जो अपना दिमाग लगाए, बुद्धिमान, विवेक लगाना अपना, ओके। जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, विजडम का, जो वाइज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रूडेंट। तो यहाँ पे दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, PUDENT, प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट। तो समबडी हु बिहेव्स रूडली, अब रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हो, तो जनरली होना क्या, ये शिष्टाचार का पार्ट है ना, जैसे गुड गुड एथिक्स, गुड पर्सनालिटी, टेबल मैनर्स, कि आप अपने बच्चों से, सॉरी अपने बच्चे जो छोटे हैं आपके, उनसे भी बढ़िया व्यवहार करिए, और जो आपसे बड़े हैं उनसे भी बढ़िया व्यवहार करिए। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। जो शिष्टाचार होता है, द वैल्यूज विच आर बीइंग taught while you are growing up by your parents, so they teach you that not only your elders but you need to respect even your youngers,
तो आपके छोटे हैं उनका भी रिस्पेक्ट करो, जो बड़े हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करो, राइट। तो somebody who does not does this, तो जो रूड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर बीइंग इम्प्रूडेंट। फॉर एग्जांपल मिस्टर अंकित, ओके, मिस्टर अंकित इज ऑलवेज इम्प्रूडेंट टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, ठीक है। अगला देख लो, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी इज अ सिचुएशन वेयर द कमिटर ऑफ द क्राइम, द कमिटर ऑफ द क्राइम डज नॉट गेट पनिश्ड। एक ऐसी सिचुएशन क्या होती है इम्प्यूनिटी में, कि जो गंदा कर्म कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, अक्यूज्ड, उसको क्या होता है, उसको दंड मिलता नहीं है, ओके। तो इट इज अ सिचुएशन especially in law and order within a country or a state where the committer of the crime does not get punished। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, कि जो भी जुर्म करने वाले लोग हैं उनको अंदर से डर खत्म हो जाएगा। तो जब किसी को सजा नहीं मिलेगी तो जुर्म करने वाले पे क्या होगा, उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। तो what you can say is impunity is going to result in more crimes, impunity will result into more crimes because those people who are committing these evil acts, these bad acts, they will lose fear, उनको डर नहीं लगेगा, फियर नहीं रहेगा उनके पास, ओके। अगला देखते हैं इनएक्सेसिबल। एक्सेस मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को पहुंच सके किसी चीज तक, या किसी चीज को प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू नो कि आपके पंचायत में, सपोज करो यू आर लिविंग इन अ सिटी और इन अ विलेज एंड देयर इज योर पंचायत, एंड यू वांट टू नो कि इन अ गिवन ईयर हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा एक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि दिए हुए एक्स पंचायत में नरेगा के अंडर कितने लोगों ने काम किया है। तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए एक्सेस चाहिए किसका, इंफॉर्मेशन का, यू नीड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब एक्सेस मिलता है तो बोलेंगे एसेसिबल, जब एक्सेस आपको इस इंफॉर्मेशन का मिल जाए तब क्या बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन इज एसेसिबल। और जब एक्सेस नहीं मिलेगा इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन इज इनएसेसिबल। गॉट इट, वेरी इजी। एक्सेस से बना ये इनएसेसिबल, जहां पहुंचा ना जा सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। अगला देखो इनएडमिसिबल। अब देखो एडमिशन जानते हो ना, सबको पता है एडमिशन क्या होता है, मतलब भर्ती हो जाना। तो इन लग जाएगा, अपोजिट बन गया, सिंपल सी बात है। इनएडमिसिबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, अस्वीकार्य, कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, ठीक है। अगला देखो ऑडिबल। ऑडियो सुने होगे सब लोग ना, ऑडियो क्या होता है, वॉइस और आवाज, राइट, सभी को पता होगा। ऑडियो तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा ना। तो ये उसी से बना हुआ है, जो रूट वर्ड है ना ऑडी। ऑडिबल क्या होता है, ऑडिबल मतलब होता है सुनाई देना। जैसे फोन पे बोलते हैं ना, फोन पे बोलोगे आपको लगेगा कि सामने वाले को आवाज जा रही है, तो यू ऑलवेज आस्क, यू वांट टू कंफर्म कि अगर सामने वाले को आवाज तुम्हारी जा रही है कि नहीं। तो यू आस्क व्हाट, वेदर एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, कैसे बोलोगे, एम आई ऑडिबल। तो उसी से अपोजिट बन जाएगा इन ऑडिबल, मतलब ना सुनाई देना। इन ऑडिबल क्या हो जाएगा, जो सुनाई ना दे, साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। इंसेंडरी, देखो ये जो है ना, इंसेंस, जो आग या गुस्सा भड़काए। इंसेंडरी क्या हो जाता है, जो भड़काए, जैसे दंगा भड़काते हैं लोग ना, कम्युनल राइट्स हो या प्रोटेस्ट हो, तो जो लोगों को भड़का दे और यूजुअली इस लेवल पे भड़काए कि वायलेंस होने लगे, समझ रहे हो। तो नॉर्मल भड़काना भड़काना नहीं है, इस लेवल पे भड़काना है कि वायलेंस हो। तो जब वायलेंस होगा तो उस तरह की स्पीच को, सपोज करो somebody gives a speech and this speech results into violence, then such a speech will be known as incendiary speech। क्या बोलेंगे उसको, ऐसी स्पीच को हम बोलेंगे इंसेंडियरी स्पीच, करेक्ट। चलो अगला देख लेते हैं हम। ये हो गया इनऑडिबल, हो गया इंसेंडियरी, हो गया आग या गुस्सा भड़काने वाला। अब देखो कंबस्शन, ये भी वेरी वेरी
जो लोग नहीं पढ़े हैं अलग बात है, बाकी बहुत ही जनरल वर्ड है। कंबशन, कंबशन मतलब जलना या जलाना, ठीक है। तो जैसे बाइक के अंदर में क्या होता है, इंजन होता है ना, बाइक के अंदर में देयर इज इंजन, और उस इंजन में क्या लगता है, फ्यूल, और उस फ्यूल क्या होता है, कंबशन। कंबशन जब होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, समझ गए। इंजन में क्या होता है, फ्यूल, वो फ्यूल में क्या होता है, उस फ्यूल में कंबशन होता है, कंबशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इतना पता चल गया सबको। तो इसी वर्ड से बना है इनकम्बस्टिबल। कहाँ से रूट वर्ड है, इन प्लस कंबशन, समथिंग which does not catch fire, something which does not ignite, something which not burn, उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम्बस्टिबल, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, ज्वलनशील, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ओके, CH4, मीथेन, ये सभी क्या है, कंबस्टिबल गैसेस हैं। इसका अपोजिट इनकम्बस्टिबल। अगला देख लो, इनकम्पेरेबल, वेरी इजी, कंपेयर का अपोजिट है ये। कंपेयर मतलब तुलना करना, इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, ओके, वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। इनकम्पेरेबल क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना ना की जा सके। अगला देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये, क्या है, इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब होता है जिसको आप सुधार सको, ये भी देखो अपोजिट है किसका, कॉरिजिबल का। कॉरिजिबल मतलब क्या होता है, जिसको सुधारा जा सके। तो सपोज करो कि आपके घर में कोई बिगड़ा बच्चा है और उसको धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हो, धीरे धीरे उसकी क्लास ले रहे हो, समझा रहे हो धीरे धीरे, और वो सुधर गया। तो अगर किसी को सुधारा जा सके उसको बोलते हैं क्या, कॉरिजेबल। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकॉरिजेबल, मतलब ऐसा कोई बंदा, बंदी, या कोई भी जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड इज नोन एज इनकॉरिजेबल। अगला देखते हैं हम, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जाके, विश्वसनीय, स्पेलिंग देख लेना हिंदी वाली तो मीनिंग समझ लो, विश्वसनीय। तो समथिंग ऑन विच यू कैन ट्रस्ट, ऑन विच यू कैन बिलीव, दैट इज नोन एज क्रेडिबल। तो जैसे न्यूज मीडिया में मान लो कि कोई न्यूज चैनल है, सपोज करो आज तक, ठीक है, और आज तक का रिपोर्टर कर रहा है, कहता है कि वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन, वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी क्रेडिबल सोर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, कोई पत्रकार है और किसी नेता का इंटरव्यू ले रहा है और बोलता है नेताजी से कि वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी क्रेडिबल सोर्स दैट योर पार्टी और मिस्टर एक्स इज नॉट गोइंग टू कंटेस्ट हिज इलेक्शंस फ्रॉम दिस सीट। तो ये हो गया क्रेडिबल का मीनिंग। उसका अपोजिट आई एन लगाओगे तो इनक्रेडिबल हो जाएगा। तो विश्वसनीय का अपोजिट क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा ही ना किया जा सके। तो भरोसा, अब देखो भरोसा और कोई जरूरी नहीं, अविश्वसनीय दोनों सेम चीज नहीं है, ओके। तो जैसे अभी देखोगे ना कि इंडिया का एक कैंपेन चलता है टूरिज्म का, कौन सा, इनक्रेडिबल इंडिया, सुना होगा, पहले आमिर खान इसका ऐड करता था, इनक्रेडिबल इंडिया। का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी इंडिया जिसे विश्वास ही ना हो, मतलब इतना अनुपम, इतना अनोखा, इतना सुंदर कि ऐसा कोई चीज आपने कहीं देखा ही ना हो, ओके। तो जब आप पहली पहली बार इंडिया आओगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा सुंदर, ऐसा मनोहर, ऐसा अविश्वसनीय जगह कहीं हो सकता है क्या। तो हाँ जी, हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया। बट इफ यू यूज इनक्रेडिबल विद सम पर्सन, फॉर एग्जाम्पल से मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और सुनीता इज इनक्रेडिबल, तो हम बोलेंगे कि अविश्वसनीय, उसका टैलेंट इतना ज़्यादा है आप विश्वास ही नहीं करोगे, इतनी टैलेंटेड है, इतनी मेहनती है, इज इनक्रेडिबल, ओके। तो जनरली ये जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, बट देयर कैन बी चांसेस वेयर नेगेटिव मीनिंग में भी यूज हो। जैसे किसी भी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, तो कोई इतना झूठ बोलता है कि शी इज इनक्रेडिबल, शी स्पीक्स सो मच लाइज दैट शी इज इनक्रेडिबल, यू कैन नॉट ट्रस्ट हर। इनक्योरेबल, असाध्य, क्योर मतलब जानते हो ना, किसी चीज, किसी की बीमारी को सही करना, इनक्योरेबल। इनडिफेटिगेबल, डिफीट से बना ये वर्ड, ठीक है।
इनडिफेटिगेबल जो थके ना। देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या होता है ना, एक वर्ड होता है फैटीग। क्या होता है? फैटीग। फैटीग मतलब क्या होता है? फैटीग मतलब होता है थकान। क्या होता है फैटीग मतलब? थकान। सो इफ यू वर्क हार्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू विल फील फैटीग। जनरली क्या होता है, आपकी एनर्जी खत्म होगी, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो फैटीग आती है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना, इसकी देखो, इसका एटमोलॉजी देखो, डी प्लस फैटीग, अभी इन छोड़ दो, क्या है? डी फैटीग। फैटीग मतलब थकना। और अगर डी फैटीग मतलब क्या हो जाएगा? जो थके ना, राइट। तो यहाँ पे इन से जनरली अपोजिट बनता है, राइट। मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम केसेस में इन से क्या बनता है? अपोजिट बनता है। यहाँ पे डी जुड़ा है प्लस फैटीग लिखा है, ठीक है। इनडिफैटिगेबल। तो इस अगर देखो रूट वर्ड के हिसाब से जाओ और इसको प्रीफिक्सेस है, उसके हिसाब से मीनिंग क्या निकलेगा? फैटिगेबल मतलब जो थक जाए। डी से भी जनरली क्या बनता है? नेगेटिव वर्ड, अपोजिट बनता है। तो डिफैटिगेबल मतलब जो थके ना, और इसके आगे इन लगा दो अगर, तो मतलब डबल नेगेटिव हो जा रहा है, राइट। इसका मतलब जो थक जाए। और यहाँ जो इसका मीनिंग है एक्चुअल में वो क्या है? कि जो थके नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। यहाँ पे जो ये है ना, ये इंटेंसिफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो डिफैटिगेबल मतलब जो थके ना, तो याद रखना इसको, वेरी वेरी ट्रिकी। इनडेफेटिगेबल मतलब somebody who does not get tired, डिफैटिग, ठीक है। याद रहेगा ये। बस इसमें एक ये चीज याद रखना, यहाँ से मीनिंग निकाल लेना इसका। फैटिगेबल, फैटीग मतलब थकान, इनडिफै मतलब ना थके। देखो एक ही ऐसा वर्ड है फैटीग के साथ, और कोई वर्ड आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए इजी है। फैटीग की मीनिंग याद रखोगे तो इसका मीनिंग कहीं भी आएगा, यू कैन गेस इट इंटेलिजेंटली। ओके, अगला देख लो, इनडिफेंसिबल। वेरी इजी। डिफेंस मतलब क्या होता है? सुरक्षा देना। इनडिफेंसिबल मतलब ना सुरक्षित कर पाना। इनडिलाइबल, देखो ये भी वर्ड। तो देखो इसका ट्रिक क्या होगा, जो आप जब वोटिंग करने जाते हो ना, तो आपके नाखून पे एक पिंक लग ओ सॉरी इंक लगाई जाती है, काली काली, ठीक है। ये मार्क करने के लिए आपने वोट दे दिया और दोबारा वोट ना दे पाओ। तो ये वाली जो इंक होती है वो क्या होती है? ऐसी इंक होती है जो जल्दी से मिटे ना। तो ये एक एक हफ्ते लग जाता है मिटने में, राइट। सो दिस इंक इज व्हाट? दिस इज इनडिलाइबल। डिलीट करना, देखो वर्ड पता है ना, डिलीट करना। डिलीट मतलब मिटना, यहीं से है, इन प्लस डिलीट, समथिंग विच कैन नॉट बी डिलीटेड, इनडिलाइबल। याद रहेगा ट्रिक। ये जो डिलाइबल है, डिलाइबल, ये इसको रिलेट करो डिलीट के साथ, और इसके साथ लगा दो इन, यू विल गेट द वर्ड इनडिलाइबल, समथिंग विच डज नॉट गेट डिलीटेड, वो होता है अमिट। अगला देख लो, एग्जाम्पल वही रखना, वोटिंग वाली इंक जो होती है, स्पेशल इंक, दैट इज इनडिलाइबल इंक। अगला देख लो, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? जब कोई डैमेज कर देना तो उसको मुआवजा देना पड़ता है ना। जैसे आपने किसी की गाड़ी को हिट कर दिया और उसका जो है ब्रेक हो गया कुछ, तो आप क्या दोगे उसको? इंडेमनिटी देते हो, आप मुआवजा देते हो उसको। दिस इज व्हाट इज इंडेमनिटी मीन्स, कंपनसेशन ऑफ लॉस। आपने अगर किसी का नुकसान किया तो आप उसकी भरपाई करते हो, उस भरपाई को क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज इंडेमनिटी। जनरली कई बार क्या होता है ना, लॉ और बिजनेस में कई जगह इंडेमनिटी क्लॉज होता है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्गुमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है एक्चुअली, कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कौन भरपाई करेगा कौन नहीं करेगा। तो रिमेंबर दिस वन। अगला देखते हैं, इंडेमनिटी हो गया। 2250 देख लें, इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडस्ट्रक्टिबल, इंडिस, कैसे पढ़ोगे इसको? इंडिस, देखो या तो डिस्ट्रक्टिबल तो होता है, डिस्ट्रक्टिबल तो समथिंग विच कैन बी ब्रोकन, वो होता है डिस्ट्रक्टिबल, फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रक्ट। ये वर्ड होता है ना, सबको पता ही होगा। डिस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को तोड़ देना, बर्बाद कर देना। तो डिस्ट्रक्टिबल उससे जो है क्या बन जाएगा? नाउन या एडजेक्टिव। डिस्ट्रक्ट इज वर्ब, तो इन लगा दोगे तो उसका अपोजिट बन जाएगा, समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वेरी इजी। चलो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगला वीडियो कल से